तसं केलं तर यायला लागतं एक त्रास
Okay, so good morning all. We'll start here now. मागच्या लेक्चर मध्ये आपण बघितलं होतं कॉलम्स, ठीक है. तो इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि पहले तो रिकैप कर लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. तो देयर वाज अ डिजाइन प्रॉब्लम. हमें लॉन्जिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करना था और जो गिवन डेटा है, तो गिवन डेटा में हमें दिया गया था कि एक तो रेक्टेंगुलर रेनफोर्स कॉलम है, उसके बाद में साइज दी गई थी 300 mm बाय 600 mm. 300 mm मतलब विड्थ, 600 mm मतलब डी, और यहाँ पे फैक्टर लोड दिया गया था 1400 किलो न्यूटन, फैक्टर मोमेंट 280 किलो न्यूटन मीटर, देन ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट M20 एंड ग्रेड ऑफ स्टील Fe415. तो ये डिटेल्स हमें दिए गए थे, प्रॉब्लम में दिए हैं. तो इसके ऊपर से हमने देखा था कि जैसे कि बी दिया गया है 300 mm, डी है 600 mm, FCK ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट होने की वजह से ये FCK 20 MP है और FY जो है वो है 415 MP. ये फैक्टर लोड मतलब PU दिया गया है 1400 किलो न्यूटन एंड MUX ये मतलब फैक्टर मोमेंट मतलब ये MUX दिया गया है 280 किलो न्यूटन मीटर. यहाँ पे देख लीजिए कि ऑलरेडी प्रॉब्लम में बोला गया है फैक्टर्ड लोड या फैक्टर्ड मोमेंट, तो उसके वजह से हमें 1.5 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है ये लोड को, या हमें कुछ भी, ये ऑलरेडी दिया गया है. ये फैक्टर लोड मतलब सब कुछ, डेड लोड, लाइव लोड, जो भी कुछ है वो सब कुछ मिला के ऑलरेडी इन्होंने कैलकुलेट करके ये प्रॉब्लम में दिया गया है. सो जिस तरह से हमने लास्ट या फिर स्लैब में या फिर बीम में हमने कैलकुलेशंस किए थे, डेड लोड का कैलकुलेशंस किया था, टोटल लोड का कैलकुलेशन किया था, तो देख लीजिए यहाँ पे ये सब कुछ करने की कुछ भी जरूरत नहीं है. यहाँ पे ऑलरेडी प्रॉब्लम में दिया गया है ये फैक्टर लोड मतलब पूरा लोड, टोटल लोड ऑलरेडी दिया गया है विथ फैक्टर ऑफ सेफ्टी, उसका मल्टीप्लाई करने के बाद में जो लोड आता है वो ऑलरेडी दिया गया है. तो ये देने की तो हमें जरूरत नहीं है, या फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करने की हमें कोई भी जरूरत नहीं है. अब नेक्स्ट इसमें जिस तरह से हमने देखा था कि जो जैसे हमने अलग अलग चार्ट्स देखे थे, SP16 के चार्ट्स, और यहाँ पे हमने ये देखा था कि जैसे कि एक तो चार्ट नंबर 32 या तो फिर चार्ट नंबर 44 से हमने कैलकुलेशंस पार्ट किस तरह से किया जाता है वो हमने देखा था. तो एक बार फिर से जस्ट रिपीट कर लेते हैं हम. तो ये देखिए कॉम्प्रेशन मेंबर यहाँ से स्टार्ट होता है. तो एक तो आप चार्ट नंबर 32 से जा सकते हैं. हम यहाँ पे इस लेक्चर में 32 से, चार्ट नंबर 32 से कितना रेनफोर्समेंट आता है वो भी हम देख लेंगे. फिलहाल के लिए जिस तरह से हमने चार्ट नंबर 44 देखा था, तो ये है चार्ट नंबर 44, और यहाँ पे हमने देखा था कि ये रेक्टेंगुलर कॉलम है और हमें देखना है कि रेनफोर्समेंट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑन 4 साइड्स, ये हमें देखना था. उसके बाद में ये F415 ऑलरेडी दिया है प्रॉब्लम में और D' का रेशियो 0.1. तो इसके लिए हमने क्या किया था कि जो D' का रेशियो 0.1 है, और हमें जो अभी दो रेशियो कैलकुलेट करने थे. सो दो रेशियो मतलब कौन से रेशियो है वो, तो एक तो है ये PU डिवाइडेड बाय FCK BD और ये MU डिवाइडेड बाय FCK BD स्क्वायर. तो ये दो रेशियो हमें कैलकुलेट करने थे, और उसके ऊपर से अगर हम ये हॉरिजॉन्टल लाइन और एक ये वर्टिकल लाइन जैसे ही ड्रॉ करते हैं, और जहां जिस चीज पे या जहां जिस पर्टिकुलरली ग्राफ पे या कर्व पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है, तो वो इंटरसेक्शन का जो P/FC के जो रेशियो है
वो रेशो हमें देखना है। तो वो रेशो से हमें पता चलेगा कि परसेंटेज ऑफ स्टील कितना है। तो उसके लिए हमने क्या किया था कि हमने कैलकुलेशंस किया था। सबसे पहले तो डी डैश बाय डी का कैलकुलेशन किया था हमने, और डी डैश बाय डी हमें मिला था 0.1। हमने डिलिबरेटली उसको रखा है क्योंकि कैपिटल डी है 600 mm, और अगर हमें 0.1 का रेशो अगर रखना है तो 60 mm का हम कवर इसको एज अज्यूम कर लेते हैं। कवर आप 50 mm 40 mm भी अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन उस तरीके से डी डैश बाय डी का जो रेशो है वो चेंज हो जाएगा, और उसके ऊपर से आपको एग्जैक्ट चार्ट नहीं मिलेगा। आपको 0.05 और 0.1 का जो चार्ट है उसका इंटरपोलेट करने के बाद में आपको वैल्यू आपको पता चलेगी। सो पीयू बाय एफसी के बीडी ये हमने सबसे पहले कैलकुलेट किया था, और ये ध्यान में रखिए 0 पॉइंट के रेंज में आएगा। अगर कुछ भी गलती होती है तो ध्यान में रखिए कि प्रॉपर उसका जो किलो न्यूटन जो दिया है उसको न्यूटन में कन्वर्ट करना है, या न्यूटन है तो उसको जो ऑलरेडी न्यूटन और एमएम के ये यूनिट को फॉलो करते हुए आपको जो भी कुछ कैलकुलेशंस है वो कैलकुलेशंस करने हैं। सो एम यू एक्स बाय एफ सी के बी डी स्क्वायर ये रेशो, ये दोनों भी रेशो हमारे 0 पॉइंट के रेंज में ही आने वाले। और अगर ये नहीं आते हैं वो इस तरह से अगर नहीं आते हैं तो आपका कुछ कैलकुलेशन में कुछ तो भी प्रॉब्लम हुआ होगा। तो उसी वजह से अगर देखते हैं कि अगर हम चार्ट पे जाते हैं तो यहाँ पे देखिए 0 पॉइंट के रेंज से 0 पॉइंट से लेकर ये ज्यादा से ज्यादा 1.2 1.3, बहुत ही रेयर केस में 1 के ऊपर में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 1 और 1.2 या इसके रेंज, और इधर तो बिल्कुल भी एमयू बाय एफसी के बीडीएस करते हुए ये तो 0.3 के ऊपर में तो जाता ही नहीं है। तो ये चार्ट के ऊपर से हमें पता चल जाता है कि हमें जब भी कैलकुलेशन के टाइम में अगर कुछ गलतियां होती है तो वो ध्यान में रखिए कि ये चार्ट का जो अपर लिमिट लोअर लिमिट है उसके अगर कुछ भी बाहर या ऊपर या नीचे हो रहा है तो ध्यान में रखिए कि हमारा कुछ तो भी कैलकुलेशंस में कुछ तो भी प्रॉब्लम है। सो यहाँ पे हमने पीयू डिवाइडेड बाय एफसी के बीडी और एमयू डिवाइडेड बाय एफसी के बीडी स्क्वायर ये रेशो हमने देखा। उस रेशो के हिसाब से हमने ये चार्ट नंबर 44, या तो फिर हम देख सकते हैं चार्ट नंबर 32 जो कि है रेनफोर्समेंट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन 2 साइड, और ये तो रेनफोर्समेंट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन 4 साइड्स के लिए है। तो हमने क्या किया है पी बाय एफसी के इसका जो ये चार्ट के ऊपर से हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो रेशो है 0.389 या बोल सकते हैं 0.39 पीयू, और ये एमयू वाला है 0.13। अगर हम यहाँ पे देखते हैं 0.389 मतलब यहाँ से हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया, और ये 0.13 के लिए हमने यहाँ से ये वर्टिकल लाइन अगर ड्रॉ करते हैं, सॉरी तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहाँ से अगर हम ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं इधर से, तो यहाँ पे लगभग 0.1 और 0.12 के बीच में हमारा ये इंटरपोलेट या यहाँ पे इंटरसेक्शन हमारा होता है। तो उसकी वजह से हम बोल सकते हैं ये P बाय एफ सी के, ये P डिवाइडेड बाय एफ सी के ये जो रेशियो है 0.11 ये हमने लिया था। तो जैसे हमें 0.11 मिलता है तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इसका P रिक्वायर्ड कितना है, तो 0.11 मल्टीप्लाइड बाय एफसी के हमने ऑलरेडी ये 20 ये हमने देख चुके थे हम। सो एएसटी रिक्वायर्ड कितना है यहाँ पे 2.2 मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय डी डिवाइडेड बाय 100। सो ये लगभग जाता है 3960 mm स्क्वायर। नाउ सपोज कि ये तो आ गया है एएसटी रिक्वायर्ड आ गया 3960 mm स्क्वायर, लेकिन अगर हम ये 4 साइड पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन अगर करते हैं तो उसके लिए ये हमारा एएसटी कैलकुलेशंस हुआ। लेकिन सपोज कि अगर ये देखिए चार्ट पे रेक्टेंगुलर सेक्शन रेनफोर्समेंट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑन 4 साइड,
लेकिन चलो अगर हम दूसरा चार्ट लेते हैं, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सिर्फ 2 साइड्स, तो हमें क्या देखना है? हमें सबसे पहले देखना होता है, ये देख लीजिए अभी, रेनफोर्समेंट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑन 2 साइड, सिर्फ दोनों साइड पे ही। उसके बाद में Fy 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर देखना है और डी/डी 0.1। रेशियो तो हमें फिर से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी इसका रेशियो हमने ऑलरेडी कैलकुलेशन का पार्ट हमारा हो चुका है। तो क्या करते हैं हम कि पी यू डिवाइड बाय एफ सी के बी डी है और यहाँ पे एम यू डिवाइड बाय एफ सी के बी डी स्क्वायर, इसका जो रेशियो है तो ये अगर हम हमें पता है पी यू डिवाइड बाय एफ सी के बी डी ये कितना है 0.389। तो ये देख लीजिए 0.3, यहाँ पे 0.3 है, फिर ये यहाँ पे एक लाइन, ये सेकंड लाइन, ये थर्ड लाइन, फोर्थ और ये फिफ्थ, मतलब 0.4, मतलब ये 0.32, 0.34, 0.36, 0.38 और ये 0.4, इस तरह से ये लाइन है और 0.38 और 0.4 के बीच में हमारा आना चाहिए एग्जैक्टली तो ये 0.389, इसके बीच में हम क्या करते हैं, हम एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। अब mu डिवाइडेड बाय एफ सी के बी डी स्क्वायर कितना है 0.1, 0. और ये 0.2, यहाँ पे देख लीजिए, ये फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9 और 10। तो यहाँ से हमें लेना है थर्ड लाइन, हमें लेना है तो 0.1 का ये लाइन है, 0.11, 0.13। तो यहाँ से हम एक वर्टिकल लाइन अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, और देखते हैं कि कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। ये देख लीजिए, ये पॉइंट के ऊपर में यहाँ पे हमारा इंटरसेक्शन आ रहा है। तो ये जो इंटरसेक्शन आ रहा है अभी, ये कौन सा P बाय एफ सी के, ये कौन सा लाइन है? 0, 0.02, 0.04, 0.06, 0.08 और ये 0.10। अर्पणा करते, तुम्हाला काही सांगायचं आहे? सॉरी सर, मोठी मिस्टेक झाली. अच्छा अच्छा, ओके. Okay, so 0, 0.02, 0.04, 0.06, 0.08 एंड 0.1, ये दोनों के बीच में यहाँ पे ये देख लीजिए, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है ये मतलब कितना होना चाहिए 0.09। तो 0.09, तो ये हमारा P डिवाइडेड बाय एफ सी के। तो P डिवाइडेड बाय एफ सी के हमारा कितना आ गया 0.09, ये रेशो आ गया। अगर हमें परसेंटेज कैलकुलेशन करना है तो P इज इक्वल्स टू 0.09, 0.09 मल्टीप्लाइड बाय एफ सी के हमारा 20 है। चैट बॉक्स में बताइए कितना आता है ये।
राइट, सो अर्पणा, आदित्य, शुभम, लाहौरे, डवळे, गायत्री, वेदाम, यादगिरे, प्रज्वल. ओके, so 1.8 वेरी सिंपल वन. 1.8 ये आंसर है. तो अगर हम देखते हैं कॉलम के लिए, जिस तरह से लास्ट इसमें P रिक्वायर्ड आया था 2.2 और अभी के इसमें है ये सिर्फ 1.8. राइट, 1.8. सो अगर हम यहाँ पे ये जो दिया है AST रिक्वायर्ड, यहाँ पे अगर 1.8 सिर्फ इतना अगर हम यहाँ पे एडिट करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 300 मल्टीप्लाइड बाय 600 डिवाइड बाय 100, तो ये कितना होना चाहिए? कैलकुलेट करके बताइए चैट बॉक्स में. 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 300 मल्टीप्लाइड बाय 600. So yes, Prajwal, Arpana, Gayatri, Nayan, Shubham, Aditya, Pranali. Okay, got the answer. 3240 mm square. So ये 3240 mm square इतना जो रेनफोर्समेंट है कि हमें सिर्फ टू साइड पे देना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑन टू साइड्स. यहाँ पे जो हमने इसके पहले में फोर साइड के लिए देखा था वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन था ऑन फोर साइड्स. ठीक है, नॉर्मली हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑन फोर साइड्स पे जाते हैं और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये चेंज हो जाता है. रेशो परसेंटेज जो रहता है, सो परसेंटेज चेंज हो जाता है और उसके हिसाब से हमें जो नेक्स्ट पार्ट है, सो नेक्स्ट पार्ट हमें मतलब दो साइड पे ही हमें कितना रेनफोर्समेंट लगेगा. दो साइड पे अगर हम रेनफोर्समेंट देते हैं तो ये रेनफोर्समेंट लगभग आता है 3240 mm स्क्वायर. अगर हम चार साइड पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं तो 3960, अदरवाइज 3240. तो ये पूरा डिपेंड करता है हम किस तरह से चार्ट का सिलेक्शन करते हैं और उसके ऊपर से दोनों भी प्रॉब्लम, मतलब अगर आप प्रॉब्लम या जो भी कुछ एग्जाम है, एग्जाम में आप ये दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं अगर प्रॉब्लम में नहीं दिया है. सो अभी डिटेलिंग अगर हमें करना है कि आउटर मोस्ट रोज और इनर मोस्ट रोज, मतलब अगर हम देखते हैं कि ये है बेसिकली तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम करते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑन टू साइड्स और इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑन फोर साइड्स, तो फोर साइड पे अगर हमें जाना है तो इस तरह से इसका रेनफोर्समेंट हमें देना होता है. तो ये रेनफोर्समेंट देने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये आउटर मोस्ट लेयर मतलब जो बाहर का है, ये पार्ट ये और यहाँ पे देख लीजिए, इसको बोला जाता है इनर मोस्ट. तो ऐसे दो लेयर में हमें ये रेनफोर्समेंट देना होता है. तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड इन ईच आउटर मोस्ट रो, मतलब आउटर मोस्ट रो में कितना एरिया होना चाहिए. तो आउटर मोस्ट रो, जैसे मैंने अभी बताया, आउटर मोस्ट रो कौन सा है,
सो आउटर मोस्ट रो में मिनिमम एरिया होना चाहिए 0.3, ठीक है, 0.3 टाइम्स AST रिक्वायर्ड, सो 0.3 टाइम्स हमारा ये 3960 mm², या हम बोल सकते हैं सिंपली 30%, 30% दे दो वहां पे। ओके, सो 1188, अगर हम इसका 3960 का 30% अगर लेते हैं तो 1188 mm² इतना आता है। सो अगर हम 2 बार या 3 बार जिस तरह से चाहिए हम उस तरह से बार्स वहां पे प्रोवाइड कर सकते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं है। सपोज यहाँ पे जो प्रोवाइड किया है ये 2 नंबर्स 28 mm डायमीटर। अभी ये कैसे लेना है, ये सबसे पहले पता होना चाहिए आपको कि बार डायमीटर कहाँ से कहाँ तक ये वेरी करता है। जैसे कि अभी 10 mm से लेकर, तो 10 है, उसके बाद में 12, 16, देन 20, 22, 25, 28, बाद में 32 और ये 40। तो इस तरह से डिपेंड करता है कि हमें जब रेनफोर्समेंट, ठीक है, अभी ये तो पता चल गया है कि इतना रेनफोर्समेंट जरूरी है, तो रेनफोर्समेंट ऐसा तो नहीं है कि भाई दे दिया रेनफोर्समेंट दे दिया mm² में रेनफोर्समेंट दे दिया, नहीं, आपको डायमीटर, नंबर ऑफ बार्स ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है। तो उसके ऊपर से ही डिपेंड करेगा कि कितना रेनफोर्समेंट आपका कैलकुलेशन हो रहा है। तो जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है 2 नंबर 28 mm डायमीटर, जो कि 1232, मतलब इससे हार्डली एक 50 mm² ज्यादा है, तो प्लस माइनस 50-60 mm² चल जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। तो इंस्टेड ऑफ 2 नंबर्स 28 mm 5, सपोज आप देखते हैं कि नहीं, लेट अस ट्राई 3 नंबर्स और 22, चलो 3 नंबर्स 22 mm डायमीटर कितना आता है देख बताइए चैट बॉक्स में। कैसे करेंगे, 3 नंबर्स 5/4 इंटू 22², मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय 5/4 इंटू ओके। सो प्रज्वल, ओवेस, प्रणाली, शुभम, आदित्य, ओके, गॉट द आंसर। अगर हम 3 बार 22 mm डायमीटर के प्रोवाइड करते हैं तो ये लगभग आता है 1140। तो ये भी चलेगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, प्लस माइनस 40-50 mm² चल जाता है। तो 1140 आप या तो फिर ये रेनफोर्समेंट भी दे सकते हैं 3 नंबर्स 22 mm डायमीटर के,
और यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया है दो नंबर्स 28 mm डायमीटर। मतलब अगर आपको तीन नंबर्स 22 ये जो बार डायमीटर है ये अगर आपको कंसिडर करना है तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो इस तरह से बेसिकली ये हमने आउटर मोस्ट रो में हमने कैलकुलेशन किया है। तो उसी तरह से जो अभी रिमेनिंग रेनफोर्समेंट, ये तो हमने आउटर मोस्ट रो ले लिया है, ठीक है। सो आउटर मोस्ट रो के बाद में अगर हमें इनर मोस्ट रो लेना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो रिमेनिंग रेनफोर्समेंट, सो आउटर मोस्ट रो मतलब अभी देख लीजिए, आउटर मोस्ट रो मतलब ये जो रो है ये एक फर्स्ट रो हो गया, सॉरी ये जो एक रो है ये फर्स्ट रो हो गया। उसी तरह से ये एक सेकंड रो, और जो रिमेनिंग रो है अगर आपको तीन नंबर देना होता है तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे एक बार दे देते, ठीक है, यहाँ पे एक बार देते। और अभी रिमेनिंग रेनफोर्समेंट टोटल एरिया, ठीक है। सो अभी हमने फिलहाल के लिए आउटर मोस्ट रो मतलब यहाँ पे दिया है, और अभी जो रिमेनिंग रेनफोर्समेंट है ये आउटर मोस्ट रो। तो अभी हमें देखना है कि टोटल एरिया रिक्वायर्ड, अभी इनर मोस्ट रो के लिए टोटल एरिया रिक्वायर्ड कितना है। राइट, इनर मोस्ट रो के लिए टोटल एरिया जो रिक्वायर्ड है वो है टोटल एरिया 3960 माइनस हमने कितना प्रोवाइड किया है 1232, हमने दो रो में दिया है 1232 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो, आउटर मोस्ट रो इसे बोला जाता है। आउटर मोस्ट मतलब ये साइड का आउटर मोस्ट हो गया, इस साइड का आउटर मोस्ट हो गया, ठीक है। हमने दो ही बार प्रोवाइड किए तो ये दोनों भी कॉर्नर कॉर्नर में आ जाएंगे। अगर आप चार बार प्रोवाइड करते हो तो ये यहाँ पे एक दो बार आ जाते, यहाँ पे दो बार आ जाते, ठीक है। और अभी अगर हमें इनर मोस्ट में देना है 3960 माइनस ये 121232 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये आ जाता है लगभग 1496 mm। तो 1496 mm स्क्वायर इतना एरिया अगर हमें चाहिए तो फिर से वही सेम प्रोसीजर, डायमीटर ऑफ बार हमें देखना है और उसके हिसाब से हमें चेक करना है कि कितने बार हमें देना है। मिनिमम तो कम से कम हमें जो मिनिमम एरिया कितना होना चाहिए 1496 mm स्क्वायर इतना लगना चाहिए। सो फिर से वही प्रोसेस में हम ये चार नंबर्स 22 mm डायमीटर जिसका एरिया आता है लगभग 1520, ये अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पे देखिए इनर मोस्ट रो मतलब ये इस जगह पे हमने ये बार्स प्रोवाइड किया। तो इस तरह से हम ये लॉन्जिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट का कैलकुलेशन इन कॉलम ये करते हैं। तो यहाँ पे इस प्रोसेस में या एक कॉलम में किसको अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में बता सकते हैं। हॅलो सर. हाँ शुभम बोला। सर त्याच्यामध्ये क्लिअर कव्हर किती आहे सर विड्थ मध्ये? कव्हर आपण अज्युम केलं होतं, ठीक आहे,
आता याच्यामध्ये इफेक्टिव्ह कव्हर आपण कॅल्क्युलेट केलेलं आहे. तर इफेक्टिव्ह कव्हर जे आहे तर ते टोटल जवळपास आपण जसं आपण इथे समजून घेतलं होतं, जवळपास अज्युम केलं होतं 60 mm आपण अज्युम केलं होतं सुरुवातीला. त्याच्यानुसार आपण ते D' रेशो कॅल्क्युलेट केला होता. आता इथे जर आपण बघितला, जवळपास जर समजा 8 mm चा आपण जर टाय इथे बघितला, टायचं आपण इथे कॅल्क्युलेशन्स नाही केल्यात, बट अप्रॉक्सिमेटली आपण म्हटलेलं आहे 8 mm डायमीटरचा टाय @200 mm सेंटर टू सेंटर. आणि जर समजा आपण बघितलं इथे इफेक्टिव्ह कव्हर कसं कॅल्क्युलेट केलेलं आहे, तर 40 mm ओके, हे क्लिअर कव्हर आहे, प्लस त्याच्यामध्ये टाय ऍड केला आणि 28 mm डायमीटर जो मॅक्झिमम डायमीटर आहे तो घेतला डिवाइड बाय 2, सो हे जवळपास 62 mm येत आहे. ओके सर. 62 mm टू साइड ना सर दोन्ही?